हाय ट्वेल्थ इज अ वेरी वार्म वेलकम। आज जो हम करने जा रहे हैं वो आपकी बिजनेस स्टडीज का 2019-20 का सैम्पल पेपर कवर करने जा रहे हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी सीबीएसई की साइट पे अपलोडेड सैम्पल पेपर्स हैं। हम लोग उसके सोल्यूशन देखेंगे क्या है। इससे पहले के भी दो मेरे सैम्पल पेपर्स और हैं, आप प्लीज उन्हें गो थ्रू कर लीजिएगा। हम बहुत जल्दी सारे सैम्पल पेपर्स कवर कर लेंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये रहेगा कि एक बारी जब हमने सारा कुछ गो थ्रू कर लिया तो आप लोगों को अपने एग्जाम्स परफॉर्म करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी पोस्ट करने जा रही हूँ। लेट्स बिगिन नाउ। Question number one. What is meant by capital budgeting? State any four factors affecting fixed capital requirement of a firm. इसमें हमसे क्वेश्चन दो पार्ट्स में पूछा गया है। पहले पार्ट में पूछा गया है कैपिटल बजटिंग क्या होती है, और फिर पूछा गया है स्टेट एनी फोर फैक्टर्स, चार फैक्टर्स बताने हैं जो कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी का डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज कैपिटल बजटिंग क्या होती है। जब भी कोई लॉन्ग टर्म, आपको पता है इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजटिंग की जब बात आती है तो हम सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसे हम फिक्स्ड एसेट्स के इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो a long term investment decision is called capital budgeting, and decision to invest in fixed assets is known as capital budgeting. अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसके इन टोटालिटी 8 फैक्टर्स हैं। हम यहाँ पे चार ही में मेंशन करने हैं। तो 8 कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या होता है, आपका क्या बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको कम पैसा चाहिए होगा। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ऑटोमेटिकली आपको फिक्स कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्जर, अगर बड़ा ऑपरेशन है तो आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। छोटा है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीसरा आता है चॉइस ऑफ टेक्निक। अब आपके पास में या तो कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लेबर इंटेंसिव हो सकती है। अगर कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है तो आप हायर इन्वेस्टमेंट करेंगे प्लांट एंड मशीनरी में। अगर लेबर इंटेंसिव है तो आप कम करेंगे। तो थर्ड हो गया चॉइस ऑफ टेक्निक। चौथा आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे आपकी जो टेक्नोलॉजी है या एसेट्स है ऑब्सलीट हो जाते हैं। ऑब्सलीट का मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो पुराने हो जाते हैं, उनको यूज नहीं कर सकते। तो जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी बार बार चेंज करने की रिक्वायरमेंट है वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और जहां पे नहीं चेंज करने की रिक्वायरमेंट वहां पे कम होगी। तो जहाँ पे ऑब्सोलेट, आपका चीजें ऑब्सोलीट हो जाती हैं वहां पे आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चार तो हो गए, अब इसके बाद में हम चार और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में आता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ग्रोथ होगी या ज्यादा ग्रोथ के प्लान्स होंगे वो ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेगी, और जिसमें कम होंगे वो ऑटोमेटिकली कम करेंगे। सो इसे कहते हैं लार्जर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, अगर यहाँ पे आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है। सिक्स आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एक फर्म अगर चूज करती है कि मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाऊंगी तो उसमें वो अलग अलग आपकी फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपके पास में कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उनके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होते हैं। जब डिफरेंट डिजाइन होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जो इन्वेस्टमेंट है फिक्स कैपिटल में वो ज्यादा होती है, रादर देन ए कंपनी जहाँ पे कम डाइवर्सिफिकेशन होती है। सेवेंथ आता है फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स इज समथिंग कि अगर आपके पास में कोई लीज का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप अपने जो फिक्स्ड एसेट्स है वो लीज पे ले सकते हैं। जब आप लीज पे लेंगे तो आप रेंटल पे करेंगे। जब आप रेंटल पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है कम हो जाएगी। अगर आपके पास में फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तो आप उसको ऑल्टरनेटिवली लीज पे भी ले सकते हो। अगर लीज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव नहीं अवेलेबल, लीज नहीं अवेलेबल, तब आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। लास्ट आता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब लेवल ऑफ कोलैबोरेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत कभी कभी आप कोलैबोरेशन में काम करते हैं। जैसे बैंक जो है, अब एटीएम किसी पर्टिकुलर फैसिलिटी पे लगाता है, तो अगर वो किसी और फैसिलिटी पे लगाता है, इसे कहते हैं लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कितनी कोलैबोरेशन है हमारी दूसरी पार्टी के साथ में। तो अगर हमारी कोलैबोरेशन अच्छी है तो ऑटोमेटिकली हमें इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी। अगर हमारी कोलैबोरेशन अच्छी नहीं है तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। Next question. Ali Mohammed, the CEO of Super Limited, believes that human resources is the most important asset of the firm. He believes that no organization can be successful unless it can fill and keep filled the various positions provided for in the structure
with the right kind of people. Identify the function of management being discussed above and state the benefits to the organization that its proper application in the firm will ensure. क्वेश्चन समझते हैं क्या है। अली मोहम्मद जो सीईओ है सुपर लिमिटेड के, वो बिलीव करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज जो मैन पावर है सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है एक ऑर्गेनाइजेशन का ना। वो बिलीव करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल जो उसकी खाली वैकेंसीज हैं वो फिल हो, और फिल होने के बाद में वो फिल्ड ही रहे। नाउ विद राइट काइंड ऑफ पीपल, ना वो कह रहे हैं क्या फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, और वो हमसे पूछ रहे हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम उसे फॉलो करें, प्रॉपर एप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो उसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज जो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी दो पार्ट्स में है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। फंक्शन हो गया आपका स्टाफिंग का। नाउ बेनिफिट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन के। बेनिफिट्स में सबसे पहला है इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर वेरियस जॉब। अगर हम स्टाफिंग करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास में, हम ढूंढ के सही बंदे को जॉब के ऊपर लगा सकते हैं। हम गलत मैन पावर नहीं लगा सकते, हम इनकॉम्पिटेंट मैन पावर नहीं लगा सकते अगर हमारी हायरिंग सही होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अगर कोई ऑपरेशंस का बंदा है तो उसे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में लगाएंगे, कोई फाइनेंस का है तो उसे फाइनेंस में लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हम फाइनेंस वाले को एडमिन में लगा दें, एडमिन वाले को एचआर में लगा दें। सो हमारी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होती है, इफ वी पुट राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। थर्ड पॉइंट आता है ensures the continuous survival and growth of the enterprise through succession planning of the managers। succession planning बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप एक मैनेजरियल लेवल पोजीशन पे हैं या वीपी लेवल पोजीशन पे हैं, कल को आप अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हो तो आपके बाद कौन इस पोजीशन को लेगा, इसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। सो कंटिन्यूस सर्वाइवल होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए और सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए। जो आपका एचआर डिपार्टमेंट है उनको पता होना चाहिए कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल कौन है जिसे प्रमोट करके आपकी पोजीशन पे बिठा सकते हैं। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ, हेल्प्स टू इंश्योर optimum utilization of the human resources by avoiding overmanning। it prevents underutilization of the personnel। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्टिमम मींस अगर आपने एक रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन में रखा है तो आपका एज एन एचआर एज ए मैनेजर आपका रोल बनता है कि आप उसको फुल तरीके से उस एम्प्लॉय को यूज करो, ओवर मैनिंग मत करो और अंडर यूटिलाइजेशन मत करो। एक रिसोर्स अगर आपने उसे बिठा के रखा है, कोई काम नहीं दे रहे, तो वो हो जाती है अंडर यूटिलाइजेशन। और अगर आपने एक काम है जहां पे आपने दो बंदों को लगा रखे, जहां पे एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, वो होती है ओवर मैनिंग। सो आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है रिसोर्सेज की। फिफ्थ पॉइंट आता है improves job satisfaction and morale of employees through objective assessment and fair rewarding of their contribution। अगर आपने एक एम्प्लॉय रखा है, एम्प्लॉय अच्छे से काम करे तो ऑटोमेटिकली उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छी हो जाएगी एंड सेकेंडली उसका मोरल बढ़ जाएगा। तो ये हमारे 5 पॉइंट है प्रॉपर स्टाफिंग के बेनिफिट्स के। मेरी स्टाफिंग की एक अलग से प्रेजेंटेशन है, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है स्टाफिंग चैप्टर का, आप प्लीज उसे डिटेल में गो थ्रू कर लीजिएगा। स्टाफिंग चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास। क्वेश्चन है एन्यूमरेट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। एक फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, तो मेन पर्पस होता है उसका एनेबल करना कंपनी को एम्पावर करना, ताकि कोई भी अनसर्टेनिटी अगर कंपनी में आती है विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी टाइमिंग्स ऑफ फंड्स, जब उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें फंड्स नहीं मिलते, या स्मूथ फंक्शनिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग उन्हें हेल्प करती है। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। पहला पॉइंट आता है इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सर्कम सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास में, आप लोगों ने सोचा कि आपकी कंपनी का ग्रोथ 20% के हिसाब से होगा, 20% के हिसाब से जो वो प्रॉफिट आएगा आप उस प्रॉफिट को यूज करके किसी और बिजनेस में किसी और स्ट्रीम में लगा देंगे। अब फाइनली जब क्या हुआ, जब आपका बिजनेस ने आपका टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद में आपको 20% नहीं 5% की ग्रोथ हुई, आपका 15% का गैप आ गया। जब 15% का गैप आया तो आप लोगों की जो मैनेजमेंट है उसने पहले से डिसाइड कर रखा होगा कि अगर हमारा बेनिफिट प्रॉफिट होता है तो हम अपने फंड्स को किस वे में लगाएंगे, और अगर हमारा नुकसान होता है तो हम अपने फंड्स को किस वे में लगाएंगे। तो इन्होंने फोरकास्ट किया व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। हमने सोचा था 20% होगा, एक्चुअल में हुआ 5% या फिर हुआ 40%। जो हमारा एडिशनल फंड आ गया
उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना, अगर हमारा कम फंड आ गए तो हम उसे कहाँ यूज करेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया, फोरकास्टिंग हमारी हेल्प करता है फ्यूचर की। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। ये पॉइंट ऊपर वाले से लिंक्ड है। शॉक कैसे मिला, भाई हमने 20% सोचा था 5% हो गया, 15% का शॉक लग गया। सरप्राइज, हमने 20 सोचा था 40 हो गया, हमें सरप्राइज मिल गया। तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। अब आपके सेल्स हैं, प्रोडक्शंस हैं, आपको कुछ ना कुछ फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट रहती है वहां पे, तो ये हेल्प करता है आपके बाकी बिजनेस फंक्शन के साथ में कोलैबोरेशन करने के लिए। फोर्थ आता है, डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शंस प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, गैप्स इन प्लानिंग। अगर आप डिटेल में फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपकी वेस्टेज कम होती है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता, और गैप्स जो होते हैं प्लानिंग में वो ब्रिज हो जाते हैं। फिफ्थ आता है, इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ऑब्वियसली आपका अभी क्या चल रहा है, आपको फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है, वो हेल्प करता है आपको ब्रिज करने के लिए। सिक्स आता है, इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी क्या फाइनेंशियल डिसीजंस रहेंगे, वो आपको हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए। सो ये हमारे हो गए 7 पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। What is the meaning of directing? State any 4 points of importance of directing as a function of management. Directing क्या होती है? Directing का एक हिंदी में मतलब अगर हम बात समझें तो किसी को डायरेक्शन देना होता है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो वो रेफर करता है एक प्रोसेस जो कि इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, काउंसिल करता है, मोटिवेट करता है और लीड करता है लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करे। हेंस जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग हो गया, हमारा जो स्टेटमेंट हो गई वो गई, डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। नाउ स्टेट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला आता है, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आप लोगों को फोर्स करते हो कि एक्शन ले, ताकि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है आप उसे अचीव कर सकें। आप लोगों को इंसिस्ट करते हो, आप लोगों को फोर्स करा जाते हो, इनिशिएट करते हो ताकि वो एक्शन ले। तो पहला पॉइंट हो गया, टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। सेकंड आता है, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है वो इस तरीके से काम करे कि वो ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए काम करे, इंडिविजुअल काम ना करे। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है वो सुपरसीड करें इंडिविजुअल के गोल्स को। थर्ड आता है, डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉयज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। क्या करता है डायरेक्टिंग? हेल्प करता है, गाइड करता है एम्प्लॉयज को अपनी पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज, और उन्हें मोटिवेट करता है वो इफेक्टिव लीडरशिप की तरह काम करें। फोर्थ पॉइंट आता है, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ द नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्टिंग आपको हेल्प करती है। लास्ट पॉइंट आता है, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन since it fosters cooperation and commitment among the people and helps to achieve balance among various group activities and departments. जो अच्छी डायरेक्टिंग होती है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी एंड बैलेंस लाती है। क्यों स्टेबिलिटी एंड बैलेंस लाती है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनमें आपस में कोऑपरेशन होती है, कमिटमेंट होती है। तो जब आपस में कोऑपरेशन होगी, अच्छे रिलेशनशिप होंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आएगी। इस पीपीटी के एंड में मैं आपको एक डायरेक्टिंग का लिंक भी दूंगी, आप प्लीज उसको गो थ्रू कर लीजिए ना, वो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करा है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या है। Next question. Banwari Lal is a cloth merchant in Karol Bagh. His grandsons are requesting him to let them diversify the business into bridal wear. Banwari Lal has agreed, but on the condition that they will follow the functions of the management he has always followed, which helps an organization in keeping track of the progress of activities and ensure that the activities conform to the standards set in advance so that the organization goals are achieved. Name the function of management which Banwari Lal is asking his grandsons to follow. List any 2 reasons why it is considered an indispensable function of management. कंट्रोलिंग का फंक्शन क्वेश्चन जो है अगर आप देखोगे तो हमेशा एक एक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरीज में से है।
तो क्वेश्चन समझते हैं। बनवारी लाल जी एक क्लॉथ मर्चेंट है करोल बाग में। उनके जो बच्चे थे, उन्होंने बोला कि हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं, हम अपने जो बिजनेस है उसमें ब्राइडल वेयर रखते हैं। बनवारी लाल जी एग्री कर गए, ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन एक शर्त के ऊपर, मैं वो वाला फंक्शन फॉलो करूंगा जो मैं आज तक फॉलो करता आया हूँ, जिससे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करूंगा, उनकी प्रोग्रेस एंड एक्टिविटीज, और इंश्योर करूंगा वो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छिपा हुआ है। अब वो कह रहा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। जब हमने कह दिया कि हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को चेक करना है, जो हमने पहले एडवांस में सेट करे थे, उन्हें चेक करना है कि वेदर हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है या नहीं कर रही, तो हमारा फंक्शन बनता है कंट्रोलिंग। So name the function of management which Banwari Lal is asking his grandsons to follow. बनवारी लाल जी कह रहे हैं भाई कंट्रोल रखना है अपने बिजनेस पे। नेक्स्ट आ रहा है, लिस्ट एनी टू रीजंस व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। रीजंस क्या है? पहला, इंडिस्पेंसिबल मींस ऐसी चीज जिसको आप अलग नहीं कर सकते। इसलिए अलग नहीं कर सकते क्योंकि अब ये आपको हेल्प करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट आता है अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सेकंड आता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। आप लोगों ने जो अपने स्टैंडर्ड सेट करे, क्या आपकी जो कंट्रोल फैसिलिटी है, क्या आप देख सकते हो कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मीट कर रहे हैं या नहीं मीट कर रहे हैं। थर्ड आता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, क्या वो पूरे तरीके से यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये आपको कंट्रोलिंग से पता चलेगा। हो सकता है आपने किसी चीज के लिए आपने जो अमाउंट स्पेसिफाई किया उतना अमाउंट या उतने रिसोर्सेज नहीं यूज हो पा रहे हो, उससे कम यूज हो रहे हो। फोर्थ आता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो लोगों को पता रहता है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है और क्या डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, तो ऑटोमेटिकली जो लोगों का मोटिवेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है। फिफ्थ आता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, आप एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है आप उसे मेजर करते हो, तो आप अपना बेटर कंट्रोल एक्सिक्यूट कर सकते हो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन के ऊपर। तो ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स कंट्रोलिंग के। नेक्स्ट आता है कायना, अ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ई-कॉमर्स कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग इनटू मेन ग्रूमिंग. It is also tapping the demand for beauty products in the fashion industry and amid professionals such as makeup artists. As it diversifies its online presence, Kaina is also expanding its physical presence. They have 41 outlets across 18 cities presently and plan to expand to 180 outlets. Each store require a capital expenditure of 60 to 80 lakh rupees. The company has decided to raise the fund by issuing equity shares but not directly to the public, rather than by offering them for sale through brokers. Identify and briefly explain the method of flotations followed by the company. Also name and explain the other methods of flotation that can be used by the company for raising the funds from public in the primary market. अब क्वेश्चन में क्या है, कायना एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, ई कॉमर्स की कंपनी है जो कि अपने मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करना चाहती है। वो अपने जो ब्यूटी डिमांड प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसको अपग्रेडेड रखना चाहती है, और वो डाइवर्सिफाई करना चाहती है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस। सो वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी फिजिकल प्रेजेंस भी एक्सपैंड करेंगे। 41 आउटलेट्स खोलेंगे 18 सिटीज में और 180 आउटलेट तक लेके जाएंगे। उन्हें 60 टू 80 लाख रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने फंड्स रेज करेंगे इक्विटी शेयर्स में, पर डायरेक्टली हम पब्लिक को नहीं देंगे, बल्कि हम ऑफर करेंगे, ऑफरिंग देम फॉर सेल थ्रू ब्रोकर्स ओनली। हमें बोला गया आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि मेथड ऑफ फ्लोटेशन कौन सा फॉलो किया कंपनी ने। सो द मेथड ऑफ फ्लोटेशन यूजेस ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, जो सिक्योरिटीज होती हैं वो डायरेक्टली पब्लिक को नहीं दी जाती, बल्कि इंटरमीडिएट्स जैसे आपके स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनको दी जाती हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है also name and explain the other methods of flotation that can be used by the company for raising the funds from the public in the primary market. अब और कौन कौन से तरीके हैं, तो दो और तरीके हैं। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टिव, इसमें क्या होता है, द मेथड इसमें होता है आप सब्सक्रिप्शंस इनवाइट करते हो पब्लिक से थ्रू प्रोस्पेक्टस। नाउ द इशू मे बी अंडर रिटन एंड has to be listed in one of the stock exchanges. ये हो गया आपका ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट हो गया आपका EIPO,
a company proposing to issue capital to the public through online system of stock exchange. तो ये आपके दो हो गए आपके alternate methods, और पहला वाला आपका हो गया offer for sale, जिसमें आप इन स्टॉक ब्रोकर्स को अपने शेयर्स देंगे. Next question आता है, Radhika got 10 lakh rupees after selling her parental property which she has got from a gift from a grandmother. Her friend advised her to invest in the securities in the secure stock market. Radhika was unaware of the procedure for the same. Her friend introduced her to a stockbroker who was registered with the National Stock Exchange. Radhika approached the broker. The broker guided her to open a demat account with a depository as well as a bank account. Radhika opened a bank account and a demat account with the existing bank. Identify the steps in the trading procedures for buying and selling of the securities which has been discussed above and state the next 4 steps for trading procedures. राधिका जी के पास में 10 लाख रुपए आए अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी सेल करने के बाद में, तो अब उन्होंने फ्रेंड ने बोला तुम आप एक काम करो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में. राधिका को प्रोसेस नहीं मालूम था किस तरीके से करना है, तो उसके फ्रेंड ने स्टॉक ब्रोकर के पास लेके उन्होंने बोला आप एक अकाउंट खोलो और एक डीमैट अकाउंट खोलो और अब अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हो. तो राधिका ने ये कर दिया. तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड अबव. और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टेट द नेक्स्ट 4 स्टेप्स ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसेस. अब सबसे पहली चीज जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, द स्टेप्स डिस्कस अबव पैरा आज, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. जब भी आप जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करते हैं सबसे पहला आपका स्टेप रहता है आप अपना जो सिलेक्शन करते हैं ब्रोकर का. द बाइंग एंड सेलिंग कैन बी डन थ्रू सेबी ब्रोकर. द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स. जैसे अगर आप आजकल बात करें तो ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गई, तो ये आपके ब्रोकर्स हो गए. नेक्स्ट आपका आता है ओपनिंग द डीमैट अकाउंट. ये जो आपके ब्रोकर्स है यही आपको हेल्प करते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए. सो ओपनिंग अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज द नेक्स्ट स्टेप. अब इसके बाद में 4 स्टेप्स कौन से होते हैं. पहला होता है प्लेसिंग एन ऑर्डर. एक इन्वेस्टर जो है वो ऑर्डर प्लेस करता है थ्रू ब्रोकर टू बाय एंड सेल द शेयर्स. आप ब्रोकर को ऑर्डर शेयर आप ब्रोकर को कांटेक्ट करते हो जब भी आपको शेयर्स खरीदने होते हैं बेचने होते हैं. ब्रोकर ही जाके आपकी डील करता है. आजकल जो आपकी मोबाइल ऐप्स आ रही हैं आप उसके थ्रू एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. नेक्स्ट आता है मैचिंग दी ऑर्डर. अब जो ब्रोकर होता है वो ऑनलाइन जाता है और मैच करता है शेयर और शेयर के प्राइस. नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स. व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली. ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक एग्जीक्यूशन हो जाता है. नाउ जो ब्रोकर है that will issue a trade confirmation slip to the investors. चौथा पॉइंट आता है issue of contract note. After the trade has been executed within 24 hours, the broker issues contract note. It contains details regarding number and prices of shares. अब आजकल जो है मोस्टली, पहले आपको इंडिविजुअल ब्रोकर्स वगैरह के पास आना पड़ता था. आजकल मोस्टली सब कुछ आपका ऑनलाइन ब्रोकर्स के थ्रू, जो अब मैंने आपको एप्स बताई, ग्रो ऐप हो गई, ज़ेरोधा हो गई, एंजल ब्रोकिंग हो गई, इनके थ्रू मिल जाता है. मेरे पास अगर चांस लगा तो मैं आपको दिखाऊंगी बीच में कि किस तरीके से इनके ऑर्डर्स की एक कॉन्ट्रैक्ट नोट कैसा होता है और जो आपकी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स कैसे होता है. अगर मौका लगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें. यहाँ पे हमने अपने थर्ड सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी फिनिश कर लिए हैं. अब मैं बहुत जल्दी आपको फोर्थ सैम्पल पेपर भी पोस्ट कर दूंगी. प्लीज आप गो थ्रू कर लीजिएगा अच्छे से और जो लिंक्स दिए गए हैं उनको भी गो थ्रू कर लीजिएगा. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.